वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 लाइव विद इरम एंड इरफान। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा, सवाल बताइए। जी क्वेश्चन मेरा ये था कि ये डिवोर्स केस से रिलेटेड था, जज साहब इसके भी जवाब देते हैं? जी बिल्कुल, आप बताइए। वैसे हम बात इंश्योरेंस लॉज पे कर रहे हैं, लेकिन आप सवाल पूछिए अपना, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का इंस्टेंटली जवाब दिया जाए। जी थैंक यू। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरी सिस्टर है, उनकी शादी हुई थी, तो उनके जो हस्बैंड थे वो यहाँ पर नहीं होते थे, बाहर होते थे, तो फोन पे कांटेक्ट होता था। मेरी सिस्टर ने जाना था बाहर, लेकिन किसी वजह से वीजा नहीं हो सका। ठीक है। तो फिर जो थे 3 महीने तक, यानी उनकी आपस में फोन पे कोई बातचीत हुई ना, नाराजगी हो गई थी उनकी वैसे। तो उसके बाद मुंह पे फोन पे कोई बातचीत नहीं हुई। 3 महीने के बाद जो है उन्होंने तलाकनामा भेजा। ठीक है। तो इसमें और जो राय लिखी है वो भी ये लिखी है कि मेरी सिस्टर के ऊपर कहा है कि ये रहना नहीं चाहती हैं और इनकी रजामंदगी से ये काम हो रहा है। अभी मेरी सिस्टर ने कोई एक्शन नहीं, साइन वगैरह कुछ नहीं किया, तो इसका क्या हल हो सकता है? वो रहना चाहती हैं अपना, क्योंकि आबाद करना चाहती हैं घर। जी आयशा, थैंक यू वेरी मच। 3 माह गुजर चुके हैं आयशा? जी 3 माह नहीं, उसको भेजे हुए नहीं गुजरे हैं, उसको भी सिर्फ 1 महीना होने वाला है तकरीबन। बहुत शुक्रिया जी थैंक यू वेरी मच आयशा। प्रोग्राम देखती रहे, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सर इससे पहले जो है हमारे साथ जो पहला क्वेश्चन इंश्योरेंस पे आया है सऊदी अरेबिया से, उसका क्वेश्चन जो उसका आंसर जो है वो कैसे देखते हैं? देखिए उसमें बात यह है कि जब वो यहाँ आते हैं पाकिस्तान में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जब गाड़ी रेंट कार पे लें तो वो किसी रिप्यूटेड कंपनी से लें और किसी प्राइवेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स गली मोहल्लों के हैं उनसे ना लें। तो जो रिप्यूटेड लोग हैं उनकी सबकी गाड़ियां इंश्योर्ड भी होती हैं और वो इंश्योरेंस का क्लेम मिलता भी है। हादसे की सूरत में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है और आप सिर्फ रेंटल पे करते हैं जो आपने पे करना होता है। असल में जो नॉन रजिस्टर्ड इदारे हैं जो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, वो लोगों को आप कह लें कि सादा लो जो लोग बाहर से आते हैं उनसे भी पैसे ले लेते हैं। मतलब गाड़ी का हादसा हो गया, उनसे तलाफी के पैसे ले लिए और इंश्योरेंस क्लेम भी फाइल कर दिया, डबल बेनिफिट उठा लेते हैं। तो ऐसी कोई शक्ल अगर आपके सामने आए तो आपको यह हक हासिल है कि आप उसकी पुलिस रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो रेंट एक कार है पाकिस्तान में, रेंट एक कार का बिजनेस इंश्योरेंस के बगैर नहीं किया जा सकता। सर ऐसा तो नहीं, ऑथराइजेशन जरूरी है। अगर आपको गाड़ी रेंट पे चलानी है तो उसको इंश्योर कराना लाजम है, और अगर उसने नहीं करवाया तो वो उसका कसूर है। और अगर वो आपसे पैसे डिमांड करता है तो आप जरूर कानून के जो दरवाजा है उसको खटखटाइए। और अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो कुछ मत कीजिए, एक छोटी सी दरखास्त लेके इंश्योरेंस मोहतसिब को डाल दीजिए। उस पे किसी टिकट की जरूरत नहीं है, किसी वकील की जरूरत नहीं है, उनका दफ्तर कराची में है, बाकी वो सारे मामला खुद देख के। लेकिन अगर रेंट कार वाले डायरेक्टली जो है कोई लीगल एक्शन लेते हैं या किसी तरह से हरासा करने की कोशिश करते हैं उस शख्स को जो गाड़ी रेंट पर लेके गया था और जिसने रिफ्यूज कर दिया गाड़ी के किसी नुकसान की सूरत में कि मैं पैसे पे नहीं दूंगा, तुम्हारी गाड़ी तो इंश्योर्ड है, अगर उसको पता भी चल जाएगा गाड़ी इंश्योर्ड, उस सूरत में अगर रेंट कार वालों की एक्शन लेता है पर्सनली उस शख्स के खिलाफ, तो फिर क्या हो सकता है? उसका तो देखिए आसान हल है आपके पास कि आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लें सिविल कोर्ट से। आप सिविल कोर्ट में एक दावा छोटा सा दायर कीजिए कि जनाब मैंने इस तरह से ये गाड़ी ली थी रेंट पे और ये हादसा हुआ है, और ये इम्प्लाइड टर्म है। जब ये रेंट पे गाड़ी ली जाती है तो इट इज इम्प्लाइड टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट द व्हीकल इज इंश्योर्ड। तो अगर वो व्हीकल इंश्योर्ड नहीं था तो वो रेंट पे चढ़ ही नहीं सकता था ना। आपने बताया कानूनी सिचुएशन यही है, गाड़ी यही होती है, लेकिन लोग डर जाते हैं, कानून की अवेयरनेस नहीं है। वो यही है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी यहाँ पर सर एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। जनरली ये भी परसेप्शन देखने में आया कि लोगों का ये ख्याल है कि इंश्योरेंस इस्लामी नहीं है, और इसी के साथ जो पिछला भी मैं क्वेश्चन कर रही थी कि आप कैसे देखते हैं कि अगर आप प्रीमियम्स पे करते जा रहे हैं, ड्यू टू सर्टेन फैक्टर आप प्रीमियम जो है वो पे करना बंद कर देते हैं, तो लोगों का ये ख्याल है कि हमारी सारी रकम डूब जाएगी until unless we pay 20 years और 30 years प्रीमियम। तो उसके ख्याल में आपको क्या, उनके पास क्या वो जो है वो सिक्योरिटी है कि जो 30 या 20 जो प्रीमियम्स है उन्होंने पे कर दी हुई है, क्या वो उनको वापस मिल जाएंगी? जो इंस्टॉलमेंट मतलब जा रही है दरमियान में किसी भी माली हालात की खराबी होने की वजह से अगर कोई शख्स इंश्योरेंस वालों को जो वो किस्तें अदा नहीं कर पा रहा, तो उस सूरत में जो पहले पैसे हैं वो तो नहीं डूब जाएंगे, उसके वो कैसे रिकवर कराएगा? आपके सवाल का पहला हिस्सा जो है वो इसके इस्लामी या के नॉन इस्लामी पे। देखिए सबसे पहले जो इंश्योरेंस एक्ट था 1938 का, उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि वो अंग्रेज का ड्राफ्टेड था। इंडिया में तो अभी भी वही चल रहा है। पाकिस्तान में अपोजिशन ये है कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 जब प्रोमलगेट हो गया तो उसके बाद अब 2 तरह की इंश्योरेंस हमारे यहाँ दस्तयाब है। एक स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो स्टैंडर्ड टर्म्स के तहत चलती है, दूसरी तकाफुल है।
पाकिस्तान में अगर आपको पता हो, मेरे जो सुनने वाले हैं वो जानते हैं, उन्होंने बाहर बहुत से ऐसे बोर्ड देखे होंगे इस्लामिक बैंकिंग के और इस्लामिक इंश्योरेंस के, तो तकाफुल की सर्विसेज यानी खिदमात फराहम करने वाली कंपनियां पाकिस्तान में बेशुमार हैं। अगर आप इंश्योरेंस की रवायती जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एग्री नहीं करते तो आप तकाफुल खरीद लें। तकाफुल तो बिल्कुल इस्लामी है ना जी। यहाँ पे सर आपको इंटरप्ट करूंगी, एक कॉलर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मोमिना गुल बात कर रही हूँ अटक से। जी अपना सवाल बताइए। जी ये मैं इंश्योरेंस कंपनी की एम्प्लॉई हूँ एक। ठीक है। मुझे इन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है कि जिस किसी बंदे के पास हम जाते हैं तो वो हमें कहता है कि ये तो इस्लामी नहीं है, ये तो सूद है, ये तो ये है, ये तो वो, हालांकि वो लोग खुद सूदी कारोबार खुद कर रहे होते हैं। ठीक है। बैंकों में उनके सेविंग अकाउंट्स होते हैं, हजारों थाउजेंड में, मतलब बिलियन ट्रिलियन कर रहे होते हैं, खुद सूद ले रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं, बट इंश्योरेंस के लिए वो बिल्कुल विलिंग नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मोमिना। मतलब हम कैसे अवेयरनेस दें? मैं एज अ फीमेल इस तरह बात कर रही हूँ कि अगर हम लोग, मैं देखती हूँ सराउंडिंग में लड़कियां, हम किसी जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास के भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं और हमने ये इंश्योरेंस आपको बताना है सारा कुछ, तो वो हमें कहते हैं कि मैडम आप कितने पैसे आपको वो कंपनी वाले देते हैं, इतने आप हमसे चाय पानी के लेने छोड़ें जी, ये तो सूदी कारोबार। जी हम आपका सवाल समझ चुके हैं मोमिना गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया अटक से आप हमें कॉल कर रही थी। सवाल हम अभी इसी पे बात कर रहे थे, प्रोग्राम देखते रहिए और डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि इंश्योरेंस के एजेंट को इंश्योरेंस कराने वाले को ढूंढना पड़ता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में जिसने इंश्योरेंस करवानी होती है वो एजेंट को ढूंढता है कि भाई मेरी इंश्योरेंस कर दो, जरा मुझे बताओ मेरे लिए बेहतर क्या है। यहाँ पर हमारे जो ये एजेंट्स हैं वो रिक्वेस्टिंग, बड़ा रिक्वेस्टिंग एटीट्यूड होता है, उनकी मदद करने जा रहे होते हैं, उनकी मदद करने जा रहे होते हैं और वो यूं लग रहा होता है जैसे बेगिंग कर रहे हो। एक्चुअली ट्रस्ट नहीं है ना, देयर इज नो। बड़ी मुश्किल से फॉरेन कंट्रीज में सर आपने जिस तरह प्रपोजल की एक बात की, जब इंश्योरेंस की जाती है और प्रपोजल के बाद बड़ी उनकी टीम्स बैठती हैं, उसके बाद देखती हैं कि ये शख्स वेदर मतलब ही इज कैपेबल टू बी इंश्योर्ड और नॉट, उसके बाद उसको इंश्योर्ड। पाकिस्तान में तो हर चौथे बंदे को हम देखते हैं कि बीमार आदमी की भी बेचारे की इंश्योरेंस हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस, और उसके बावजूद हम इसका बेनिफिट नहीं उठाते। इनके सवाल की तरफ थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। इस्लामिक हम बात कर रहे थे तकाफुल की। जी सर जी, तो नहीं सर, इसके अलावा तकाफुल के अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि क्या वैसे अगर हम जो जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, जिस तरह ये खातून जो हैं मोमिना गुल साहिबा जो हैं, ये इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की खुद भी मुलाजिम हैं, इन्होंने कहा कि किस तरह से मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ कि पाकिस्तान में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, रिपग्नेंट टू इस्लामिक लॉज कोई भी कानून नहीं बनेगा। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस अगर बना, कोई ना कोई रीजनिंग तो होगी कि जो इसको इंटरेस्ट नहीं समझा जाता या इसके पैसों को सूदी कारोबार नहीं समझा जाता, क्या रीजनिंग दे सकते हैं? ये जो सूद की बात इंश्योरेंस में करते हैं ना, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी मिसकंसीव्ड है, गलत फहमी की बिना पे। इंश्योरेंस तो इस तरह से काम करती है कि सब लोग थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, एक फंड बना लेते हैं। अब जो मेंबरान है उस फंड के, उनमें से कोई मेंबर फौत हो जाता है तो उस फंड में से वो पैसे निकाल के उसको दे दिए जाते हैं। ये इसको इंश्योरेंस का क्लेम कहते हैं। अब होता ये है, ये असल में इसका कॉन्सेप्ट तो ये है। अब होता ये है, हमने फर्ज किया साल में हमने इकट्ठा किया 1 लाख रुपया और हमें पे करने पड़े 10,000 रुपए, तो 90,000 बाकी बच गया। वो हम उस सूद नहीं है, वो 90,000 रुपए हम अपने तमाम मेंबर्स पे तकसीम कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं हमने बोनस दे दिया आपको, तो आपका ही पैसा आपको वापस मिल रहा होता है। उसमें सूद का तो कोई कांसेप्ट है ही नहीं है। उसके अलावा सिर्फ मेरे ख्याल में जहालत पे मबनी है। अगर एक और रीजनिंग, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि एक आप जहां पे कोई चीज सर्टन हो जाती है, जहां पे कोई चीज फिक्स कर दी जाती है कि मैं इतने पैसे दूंगा, जवाब में इतने पैसे तुमसे लूंगा, वहां तो सूद होगा। यहाँ पे आपको नहीं पता कि आप कितनी प्रीमियम पे करेंगे। आप 10 साल प्रीमियम पे करेंगे, किस्तें आप जो उसकी जो एक साथ हैं वो 15 साल पे करते हैं, या आप 4 साल बाद ही खुदा ना खासा अगर 1 साल भी आपने अदा की है और कोई हैपनिंग हो गई है जिसके लिए आपने वो मुआहदा लिया है, अगर चीजें फिक्स नहीं है तो सूद मेरे पर्सनल जो है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अदील बोल रहा हूँ जी, गुलशन ऑफिस से। जी सवाल बताइए। जी मेरा सवाल है जी कि मेरा एक दोस्त है जी, उसका प्लॉट था। जी जी सुन रहे हैं। वो उसके दोस्त ने जल्दबाजी से उसके ऊपर वो कब्जा कर लिया और वो ज्यादा बेबस है, वो कुछ कर नहीं सकता, मजबूर है वो। ठीक है। तो उस सिलसिले में वो जो मुखालिफ पार्टी है वो जरा ताकतवर पार्टी है और वो उनसे वो कोई टक्कर वगैरह नहीं ले सकते, तो उस सिलसिले में वो काफी मजबूर है, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो पेपर नहीं है उनके पास, जो उनके प्रॉपर्टी की जो जायदाद के पेपर कागज हैं? किसके नाम है जी? जी प्रॉपर्टी का जो मलकियत है वो किसके नाम पे है?
जी वो उसी के नाम पे है, आपके दोस्त के नाम पे। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। दिल साहब का सवाल हम समझ चुके हैं, थोड़ी देर में आपके सवाल की तरफ चलते हैं। इससे पहले सर जो है बात दोबारा से इंश्योरेंस के जो एक दो क्वेश्चन जो है हमारे पास, हम जो है लाइन में उससे बात करें। आयशा थी हमारे साथ लाहौर से, जो है सवाल उनका फैमिली लॉ से रिलेटेड था। उन्होंने कहा कि अभी जो रुजू का वक्त है 3 माह का नहीं गुजरा और डिवोर्स इनको इन शॉर्ट ही है, तो रुजू तो पॉसिबल है। रुजू तो पॉसिबल तभी है ना जी जब शौहर चाहेगा। रुजू वन साइडेड तो नहीं होता। ये शादी भी एक तरह से एक इमरानी मुआहदा है जिसमें दोनों फ्री कैन का रजामंद होना और उस इंस्टीट्यूशन को चलाना जरूरी है। अब अगर मर्द किसी भी वजह से उस इमरानी मुआहदे को या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना चाहता तो उसमें इनके पास ये हक हासिल है। इनको जो हक महर मिला है ये अपने पास रखें और ये अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जबरदस्ती तो उनके शौहर को नहीं कहा जा सकता कि वो जरूर इनको बसाएं। हाँ जी, लेकिन 3 माह तक रुजू, अगर आपके हस्बैंड जो है, अगर आपकी सिस्टर के हस्बैंड जो है इस चीज़ पे राजी हो जाते हैं तो विद इन 3 मंथ रुजू हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता 3 माह गुजर भी जाते हैं तो हमारा जो कानून है, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है, जो डिवोर्स के ऊपर बात करता है, सेक्शन 7 जो है डिवोर्स के ऊपर बात करता है और उसमें यह कि अगर एक बार 3 माह का अरसा जो रुजू का वक्त गुजर भी जाता है तो दोबारा से निकाह हो सकता है। उसमें किसी किस्म की जो हलाला मैरिजेस और ये मिसकंसेप्शन है इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से 2 दफ़ा अगर खुदा ना खासा तलाक हो जाती है और रुजू भी नहीं होता और वो 3 माह का अरसा गुजर जाता है तो बगैर हलाला के दोबारा से वही हस्बैंड और वाइफ जो है दोबारा निकाह कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो दोबारा ज़िंदगी एक साथ गुजार सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और अपने कॉलर्स जिनके सवाल जो हैं वो भी पेंडिंग है उनका जवाब देंगे और बात करेंगे इंश्योरेंस लॉज जो हैं पाकिस्तान, उनके ऊपर। हमारे साथ रहिएगा। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।